हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में आज का हमारा टॉपिक है साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स, यानी कि जो लवण प्रभावित जो मृदाएं होती है उनके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए क्लास के अंत तक जुड़े रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो आपको नोट्स है वो क्लास के साथ ही बनाने होते हैं। और इसके साथ ही आपको जो पुराने पेपर, गेस पेपर या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो भी पीडीएफ होती है वो आपको मिलती है टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो दी गई है डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आपको जो भी इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल होता है वो वहां पे आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। और नोट्स आप क्लास के साथ साथ बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले जानते हैं कि लवण प्रभावित मिट्टियों का इंट्रोडक्शन क्या होता है, यानी कि ये क्या होती है, इसका परिचय देखते हैं। तो ये कहाँ पे, किन क्षेत्रों में जो जो लवणीय मृदाएं होती है वो किन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलती है। तो ये ज्यादातर उन क्षेत्रों में देखने को मिलती है जहाँ पे वर्षा कम होती है, यानी धूप थोड़ी तेज पड़ती है, और वर्षा कम होती है, यानी शुष्क और अर्ध शुष्क जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में लवणीय मिट्टियां आपको देखने को मिलती है। इसका कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो वाष्पीकरण होता है वो ज्यादा होता है, और यहाँ पे उत्सर्जन जो होता है वो वर्षा से अधिक होता है, यानी कि यहाँ पे वर्षा होती है कम और वाष्पीकरण होता है ज्यादा। जिसके कारण क्या होता है कि जो घुलनशील लवण जो होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, वहाँ वो क्या करते हैं कि जल में घुलने के बाद वहाँ पे तेज धूप पड़ती है, जिसके कारण जो जल होता है वो तो वाष्प के द्वारा उड़ जाता है, और जो लवण बचते हैं वो मृदा की सतह पर एकत्रित हो जाते हैं और एक परत बनाते हैं। लवण और क्षारीय उत्पन्न करने वाले संचयी आयन, यानी कि जो लवणीय और जो क्षारीय मृदाएं होती है उनमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से आयन होते हैं। तो उनमें आता है सोडियम, जो कि मुख्यतः क्षारीय मृदाओं में पाया जाता है। और इसके अलावा आते हैं पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम क्लोराइड्स, और जो कार्बोनेट्स एंड जो बाइकार्बोनेट्स इसमें शामिल होते हैं, यानी कि ये जो आयन होते हैं ये मुख्यतः लवणीय और क्षारीय मृदाओं में पाए जाते हैं। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि जो लवण प्रभावित जो मिट्टियां होती है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है, सेलाइन मिट्टी और सोडिक मिट्टी। और एक होती है आपकी सेलाइन सोडिक मिट्टी, यानी कि लवणीय क्षारीय मिट्टी, ये भी हम इसमें पढ़ते हैं। तो तीन तरह से हम तीन मिट्टियां इसमें हम पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं लवणीय मिट्टी, दूसरी क्षारीय मिट्टी और तीसरी लवणीय क्षारीय मिट्टी। तीनों हम आगे पढ़ने वाले हैं, जिसमें से क्षारीय मिट्टी जो है उसकी क्लास हमारी हो चुकी है। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप कृषि विज्ञान क्लासेज यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और फिर हम बात करते हैं लवणीय मिट्टियों की, यानी कि लवणीय मिट्टियां क्या होती है, ये कैसे बनती है, इनका हम प्रबंधन किस तरह से कर सकते हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि लवणीय मिट्टी होती क्या है। तो लवणीय मिट्टी उन मिट्टियों को कहा जाता है जिनकी जो संतृप्त अर्क का चालकता, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी जो होती है वो 4 डेसीसाइमन मीटर प्रति मीटर से अधिक होती है। और एक्सचेम्बल सोडियम प्रतिशत जो होता है वो 15% से कम होता है, यानी ईएसपी जो होती है वो इसकी जो सोडियम प्रतिशतता जो होती है वो 15% से कम होती है। पीएच इसका लगभग 8.5 से कम होता है, यानी 7 से लेकर 8.5 के बीच में माना जाता है। लवणीय मिट्टी का निर्माण किस तरह से होता है, यानी फॉर्मेशन की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सोलन सालन सॉइल्स की बात करते हैं। तो लवणीय मिट्टियों का निर्माण की प्रक्रिया को सेलेनाइजेशन कहा जाता है। ये मिट्टियां मुख्यतः शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होती है, यानी कि जो लवणीय मिट्टी जो बनती है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं सेलेनाइजेशन कहा जाता है उसको। और ये किन क्षेत्रों में बनती है, तो ये शुष्क और जो अर्ध शुष्क जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में ये मुख्यतः बनती है। शुष्क क्षेत्र में लवणीय मिट्टी इसलिए होती है क्योंकि यहाँ वहां वर्षा कम होती है और लवणों को निकालने के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं होता है, यानी कि लवणों को निकालने के लिए क्या करते हैं हम कि जो जैसे किसी खेत में लवणों की मात्रा ज्यादा है तो उस खेत में क्या करते हैं हम पानी को भर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है ये जो लवण होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं और वो पानी में घुलकर मृदा की गहराई में चले जाते हैं, यानी कि जल निकासी के दौरान सॉरी जो पानी के साथ घुलकर ये नीचे के सेंसरों में चले जाते हैं, जिस प्रक्रिया को हम कहते हैं लीचिंग। या दूसरा इसमें हम अपना सकते हैं कि जैसे पानी को भरा इसमें, जैसे ही जो जो लवण होते हैं वो पानी में घुले और उसको पानी को नालियों के माध्यम से या खेत में पर्याप्त नाली बनाकर उसको खेत से बाहर निकाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि लवण जो होते हैं वो पानी के साथ घुलकर
खेत से बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से हम लवणों को निकाल सकते हैं या लवणों की जो लवण प्रभावित जो मिट्टियाँ होती हैं उनको सुधार सकते हैं। तो लवणों को निकालने के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं होता है, यानी कि जो शुष्क क्षेत्र होते हैं जहाँ पे वर्षा नहीं होती है, जहाँ पे पानी की उपलब्धता कम होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब यदि पानी की उपलब्धता ही नहीं है, तो वहाँ पे हम कहाँ से पानी भरेंगे, जिसके कारण क्या होता है लवण प्रभावित घटनाएं वहाँ पे ज्यादा देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं लवणीय मिट्टियों के की प्रमुख उत्पादन समस्या, यानी कि क्या-क्या समस्या आपको इसमें देखने को मिलती है। तो लवणों में उपस्थित मिट्टी की घुलनशील घोल के ऑस्मोटिक पोटेंशियल को बदल देती है। इसके परिणाम स्वरूप पौधों द्वारा जल का अवशोषण सीमित हो जाता है और पौधों द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण भी कम हो जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो पौधों की जो जड़ें होती है उसके आसपास मिट्टी में लवण ज्यादा होते हैं, और ये क्या करते हैं कि जो पौधे की जड़ें होती है उसकी जो जड़ें होती है उसके आसपास लवण यानी साल्ट जम जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो परासरण की क्रिया होती है वो प्रभावित होती है और पौधा जो होता है वो पर्याप्त पानी अवशोषित नहीं कर पाता है। इसके साथ ही जो पोषक तत्व होते हैं वो भी अवशोषित नहीं कर पाता है, जिसके कारण धीरे धीरे पौधा मुरझा जाता है और वो नष्ट हो जाता है यानी मर जाता है। इस मिट्टी में उच्च लवण स्तर के कारण सूक्ष्म जीव गतिविधि भी घट जाती है, यानी कि जब लवणों की मात्रा अधिक हो जाएगी तो जो माइक्रोब्स जो होते हैं मिट्टी में, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी जो गतिविधि जो एक्टिविटी होती है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि घट जाती है। इसके साथ ही हम आगे बात करते हैं कि इस मिट्टी में क्लोराइड, सल्फेट आदि जैसे आयन की विषाक्तता के कारण पौधों पर विशिष्ट आयन प्रभाव देखे जाते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है क्लोराइड्स और जो सल्फेट होते हैं इन आयनों की अधिकता होती है, जिससे पौधा प्रभावित होता है। लवणीय मिट्टियों का प्रबंधन हम किस तरह से कर सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ सॉइल एंड सॉइल्स की बात करते हैं। तो लवणीय मिट्टियों का सुधार मुख्यतः लवणों को निकालने की प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है, जो पानी से लीचिंग या जल निकासी द्वारा किया जा सकता है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो लवणीय मिट्टी होती है उनको हम पानी से दो तरीके से हम इसको सुधार सकते हैं। या तो हम पानी को, जैसे कोई खेत है, ये कोई हमारा खेत है, इसमें लवण की परत जमी हुई है, तो इसमें हम पानी भर के छोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो लवण होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं। पानी में घुलकर क्या करते हैं, जैसे जैसे पानी मृदा के नीचे के संस्तरों में जाता है, तो जो लवण होते हैं वो भी घुलकर पानी के साथ घुलकर नीचे के संस्तरों में चले जाते हैं, जिस प्रक्रिया को हम कहते हैं लीचिंग, या इसे हम करते हैं लवणों की धुलाई भी हम इसे कहते हैं, या सामान्य भाषा में हम इसे लीचिंग कहते हैं। दूसरा जल निकासी द्वारा, यानी कि हम जैसे लवण जो पानी होता है उसको खेत में भरते हैं, तो जो लवण होते हैं वो पानी के साथ घुल जाते हैं और उस पानी को हम जो पर्याप्त जो नालियां बनाई जाती है उस नालियों के द्वारा यदि हम खेत से बाहर निकाल देते हैं, जो जिससे क्या होता है जो लवण होते हैं वो पानी के साथ घुलकर खेत से बाहर चले जाते हैं। तो इस तरह से हम इनके लवणों की जो लवण प्रभावित जो मिट्टियां होती है उसका प्रबंधन कर सकते हैं। लवणों को निकालने के लिए 60 सेंटीमीटर गहरे और 45 सेंटीमीटर चौड़े जल निकासी चैनल बनाए जाते हैं, यानी कि जो मैंने आपको बताई थी कि पर्याप्त नाली व्यवस्था के द्वारा जल को भरकर जल निकासी यानी कि जल को बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो लवण होते हैं वो जल के साथ घुलनशील होते हैं, जल के साथ घुलकर खेत से बाहर चले जाते हैं। तो उन नालियों का आकार की बात की गई है तो 60 सेंटीमीटर तो वो गहरी होनी चाहिए और 45 सेंटीमीटर वो चौड़ी होनी चाहिए। भूमिगत जल निकासी एक प्रभावी उपकरण है जो जलमग्नता कम करने, अतिरिक्त लवणों को निकालने और द्वितीयक लवणियों को लवणीयता को रोकने में सहायक होते हैं। इसके साथ ही हम आगे बात करते हैं कि जो सिंचाई प्रबंधन की यानी इरिगेशन मेथड की बात करते हैं, तो लवणीय पानी के साथ अच्छी गुणवत्ता वाली पानी को अनुपातिक मिश्रण यदि उपलब्ध हो करके सिंचाई के लिए उपयोग करने से लवणीयता के प्रभाव को कम किया जाता है। यानी कि यदि अच्छी जो लवणीय पानी होता है उसके साथ यदि हम अच्छी गुणवत्ता वाले पानी का यानी अच्छा अनुपात बनाकर यानी आधी आधी मात्रा में, जैसे आपके पास दो रिसोर्सेज है, एक में लवणों की मात्रा अधिक है, दूसरे में जो लवणों की या वो अच्छी गुणवत्ता का पानी है, या दो ट्यूबवेल है या दो कुएं आपके पास है, तो आप दोनों का मिश्रण करके यदि आप खेत में पानी देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो उसके जो लवण होते हैं वो पानी के साथ घुल जाते हैं और उसका जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। वैकल्पिक फेरो सिंचाई पौधों के विकास को बढ़ावा देती है, जबकि बाढ़ सिंचाई से अधिक फायदेमंद होती है। ये कौन सी फेरो सिंचाई विधि। इसके साथ ही जो अगला हमारा आता है कि ड्रिप, स्प्रिंकलर और पिंचर सिंचाई विधियां पारंपरिक बाढ़ सिंचाई विधि की तुलना में अधिक प्रभावी पाई जाती है, क्योंकि इन सुधारित विधियों के तहत अपेक्षाकृत कम पानी का उपयोग होता है। यानी ड्रिप सिंचाई के बारे में आप जानते हैं। स्प्रिंकलर सिंचाई क्या होती है, फुहारा सिंचाई जिसे हम कहते हैं, फुहारे द्वारा सिंचाई की जाती है। और पिंचर सिंचाई क्या होती है, जिसमें हम जैसे कि ये कोई मटका होता है, इसे हम मटका रख देते हैं
और यहाँ पे क्या होता है, दोनों साइड ऐसे पौधे लगे होते हैं, तो इसमें हम पानी भर देते हैं, जो यहाँ पे ये रिसाव के द्वारा पौधों को मिलता रहता है, यानी इस मृदा में नमी बनी रहती है। तो इस तरह से ये होती है पिंच सिंचाई। खाद प्रबंधन की बात करते हैं, यानी कि फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन की कम उपलब्धता होती है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, जो लवणीय मिट्टियां होती है उनमें जो नाइट्रोजन हम देते हैं, वो सामान्यतः जैसे हम 100 किलोग्राम नाइट्रोजन मिट्टी में दे रहे हैं, तो इसमें क्या जो लवणीय मिट्टियां होती है उनमें नाइट्रोजन की मात्रा 20 से 25% बढ़ा दी जाती है, यानी कि जो मात्रा हम 100 किलोग्राम दे रहे थे उसको 120 से 125 किलोग्राम हमें नाइट्रोजन उसमें देना चाहिए। इसके साथ ही हम आगे बात करते हैं कि जो कार्बनिक खादों जैसे एफआईएम देना चाहिए। खाद आदि का उपयोग लवणीयता के दुष्प्रभाव को कम करने में मदद करता है, क्योंकि अपघटन के दौरान उत्पन्न होने वाला कार्बनिक अम्ल जो होता है वो मृदा के पीएच को कम करता है, यानी लवणीय मृदाओं को सुधारता है। इसमें हम एफआईएम यानी जो गोबर, जो फार्म यार्ड मैन्योर जो होता है, गोबर की खाद जो होती है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। खाद का हम प्रयोग कर सकते हैं, कंपोस्ट का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही हम हरी खाद का, जिसमें हम स्नेप हो गया, ढेंचा हो गया या कोलिंगी जो होता है, या हरी पत्तियों की खाद में लवणीयता के प्रभावों को नियंत्रित करता है, यानी इनका जो हरी खाद होती है उनका हम प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि लवणीयता को कम करने के लिए। फसल चयन, यानी कि जो फसलों को मिट्टी की लवणीयता स्तर के आधार पर चुना जाना चाहिए, यानी कि हम ऐसी फसलों का चुनाव कर सकते हैं जो लवणीय मिट्टी में आसानी से उग सकती है, जैसे कि धान हो गया, जौ हो गया, इसके साथ ही चुकंदर होता है। और यदि हम जो फलों वाली की जो फसलें होती है उनकी बात करें, तो उसमें आता है जैसे खजूर हो गया, बेर हो गया, जो हमारे राजस्थान में ज्यादातर जो फल वाले जो पौधे लगाए जाते हैं वो सभी लवणीय मृदाओं में आसानी से हो सकते हैं। मिट्टी और सांस्कृतिक प्रबंधन की बात करते हैं, यानी सोइल और कल्चर मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो बीजों को ऊंची क्यारी या रेंज पर केंद्र में बोने से अंकुरण पर असर पड़ सकता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी और लवणीयता का स्थान होता है, यानी कि जो हम बीजों को बुआई करते हैं वो हमें केंद्र पर, यानी ऊंचाई पर नहीं करना चाहिए। जो हम दोरे बनाते हैं ना उसमें ऊंचाई पर नहीं करना चाहिए, उसके जो बीच में वाला जो भाग होता है उसमें हमें बीजों की बुआई करनी चाहिए। इसके साथ ही हम बात करते हैं बेहतर लवणीयता नियंत्रण को प्राप्त किया जा सकता है यदि ढालदार बिस्तरों का उपयोग किया जाए। बीजों की ढलानदार पक्ष में पानी की रेखा को ठीक ठीक ऊपर बोया जाए, और वैकल्पिक फेरो सिंचाई लाभकारी होती है, क्योंकि लवण को एकल बीज पंक्ति से बाहर और स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके साथ ही हम बात करते हैं चरणों के शुष्क मल्च का उपयोग मिट्टी की सतह से वाष्पीकरण को नियंत्रित करता है, जिससे 30 दिनों के भीतर जड़ क्षेत्र में लवणीयता का सांद्रण जो होता है वो घट जाता है, यानी कि लगभग 30 दिनों के अंतर्गत जो लवण होते हैं उनकी मात्रा कम हो जाती है और मिट्टी में सुधार हो जाता है। तो ये आज की जो हमारी क्लास की लवण प्रभावित मिट्टियां, उनके बारे में हमने चर्चा की कि ये बनती कैसे हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसका हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, और ये जो पौधे होते हैं उसको किस तरह से प्रभावित करते हैं। तो क्लास काफी इंपॉर्टेंट थी, और यदि आपने इस क्लास को यहाँ तक देखा है, यदि आपने नोट्स बनाए हैं, तो आप पेपर में आराम से, यदि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर सकते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो या जो टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो वो भी आप कमेंट में जरूर बताएं। और जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वहां पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, पुराने पेपर मिलेंगे, और जो गेस्ट पेपर या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको वहां पे पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। और इस क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और जल्दी मिलेंगे नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।